अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर सना एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों का स्टार्ट हो चुका है और इस दफ़ा तो इस साल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे ही गर्मी का जिक्र होता है तो ओबियसली सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर हेल्थ। और हेल्थ में हमारे इस शो के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी स्किन का, अपनी जिल्द का किस तरह से ख्याल रखना है। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशर दहा मौजूद हैं और वो आपको गाइड करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। तो सर आप हमें बताएंगे कि गर्मियों में हम किस तरह से अपनी स्किन की लुक आफ्टर कर सकते हैं एंड स्पेशली जो वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रेकल्स वगैरह होती हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि समर सीज़न में स्किन की केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि समर सीज़न में अगर स्किन की केयर ना की जाए तो उसमें स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि हमारा सन एक्सपोजर होता है, सन एक्सपोजर में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं, तो उसकी प्रिकॉशंस करना या उसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़ी सिंपल सी एहतियात है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती। अगर आप थोड़ा सा भी कंसर्न करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें तो आपकी स्किन उस डैमेज से बच सकती है। सर, जैसे कि कहा जाता है कि सनस्क्रीन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वो उस चीज़ के बारे में आई थिंक हमें थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग उस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दैट इज़ द बेसिक थिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आपने अपनी स्किन को सन एक्सपोजर से बचाना है, उसके बाद की बाकी स्किन रिचुअल्स या जो भी स्किन केयर है वो करते हैं। तो आपके ख्याल से कि किस SPF का सनस्क्रीन जो है वो हमें गर्मियों में यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टेम्परेचर एंड द एनवायरनमेंट एंड हीट के अकॉर्डिंग? हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल किया। जो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो सनस्क्रीन आपने बात की है कि आप जब भी सन एक्सपोज हों, जब भी धूप में बाहर जाएं तो आप कोशिश करें कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। सन ब्लॉक क्या करता है जी? सन ब्लॉक ये करता है कि आपकी स्किन को उन अल्ट्रावायलेट रेज के डैमेज से बचाता है। उसका क्या होता है जी कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी होती है कि सन ब्लॉक उसको रोक लेता है और उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आने देता स्किन तक। और जो आपने SPF की बात की है, इसको हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF रिकमेंडेड है पाकिस्तान में वो 60 और 60 प्लस होना चाहिए। उससे क्या होता है जी कि आपकी जो हमारी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी होती है पाकिस्तानी रीजन में, तो उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है और उससे आपकी स्किन डैमेज से बच जाती है। एक और चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है, हम ये समझते हैं कि सिर्फ सन डैमेज से आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आते हैं या रिंकल्स भी आती हैं और पिगमेंटेशन भी होती है। इसमें एजिंग साइंस भी आते हैं। जो रिंकल्स बनते हैं वो आपके फेस के ऊपर एजिंग कॉज करते हैं और एजिंग साइन आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लुक है वो ओवरऑल यंग से आप थोड़ा एजेड लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो हमारा सन एक्सपोजर है और अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन रेज में होती हैं और वो इस तरह से स्किन को डैमेज करती हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट छोड़ती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ये पाकिस्तान के हर शहर के लिए एक तरह के हैं? क्योंकि आमतौर पर देखने में आया कि पाकिस्तान के जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ वहाँ का मौसम जो मुख्तलिफ है, कराची का मौसम मुख्तलिफ है, इस तरह अगर KPK में जाएँ तो वहाँ का मौसम मुख्तलिफ है। तो जो सन प्रोटेक्शन जो फैक्टर्स हैं आप अगर सजेस्ट करते हैं उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर, तो हर शहरी के लिए, पाकिस्तान में बसने वालों के लिए एक ही तरह की एहतियाती तदाबीर होंगी या उसमें फ़र्क होगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आपने बात किया टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, सन रेज की इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाती है, तो उसी हिसाब से सिर्फ सन प्रोटेक्शन फैक्टर डिफरेंट नहीं होता, थोड़ी सी जो केयर है वो भी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जो हिली एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होती है और हम ये समझते हैं कि स्नोफॉल हो रही है, सूरज नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें कोई ना सन ब्लॉक की जरूरत है ना स्किन केयर की जरूरत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे हमें डबल केयर चाहिए होती है। डबल केयर इसलिए आती चाहिए होती है कि हमारी जो फेस के ऊपर सन रेज आ रही होती हैं वो ना सिर्फ हमारे ऊपर डायरेक्ट आ रही होती हैं बल्कि स्नो से रिफ्लेक्ट होकर भी आती हैं, तो हम डबल एक्सपोज्ड होते हैं। वहाँ पे हमारी स्किन केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग जाते हैं हिली एरियाज में तो वापस आते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर ना पिगमेंटेशन हुई होती है और पूछते हैं जी कि क्या हुआ है आपको, तो जो रीज़न क्या होती है यही होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। दूसरा ये कि जो लोग उन हिली एरियाज में रहते हैं उनकी भी स्किन अक्सर डैमेज हुई होती है। एक तो फैक्टर ये है कि वो नियर टू सन होते हैं,
मतलब क्योंकि हाई अल्टीट्यूड होता है, वो लोग ज़्यादा ऊंची जगहों पे रह रहे होते हैं, तो वो उनकी जो सन रेज आ रही होती हैं नीचे या उनके उस एरिया में आ रहे होते हैं, ज़्यादा इंटेंस होती हैं, ज़्यादा डैमेज करती हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है जो स्नो वाला मैंने आपको बताया। अगर हम बात करते हैं मैदानी इलाकों की या वो इलाके जो ज़्यादा गर्म कंसीडर होते हैं, वहाँ पर भी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यकीनन वहाँ पे भी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट पॉइंट इज दिस कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, मैंने आपको पूरे पाकिस्तान का जनरलाइज बताया है। ठीक है, मतलब SPF 60 एंड अबव होगा तो वो एक सर्टेन लेवल तक आपकी स्किन को डैमेज होने से बचा सकता है। तो अब डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि बतौर डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कहता है कि ये मेरी स्किन डैमेज हो रही है, चाहे सर्दी की वजह से, चाहे गर्मी की वजह से, चाहे किसी भी मौसमी असरात की वजह से, तो आपका वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सा लेवल है कि जहाँ से आप चेक करके बताते हैं कि हाँ अभी आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो गई है? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने ना। हम ये समझते हैं कि हम कल सूरज में गए और परसों हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी और हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन आपकी हेल्दी होती है, अल्लाह ताला ने हर किसी की स्किन को हेल्दी पैदा किया हुआ है। जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपकी स्किन बिल्कुल, उसकी हेल्थ बहुत बेहतर होती है। होता क्या है कि आप एक दफ़ा एक्सपोज होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे। जब ये प्रोसीजर या ये एक्सपोजर कंटिन्यूस रहता है, वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। ऐसा नहीं होता जी कि आप अचानक से एक दिन के लिए बाहर गए हैं तो वापस आए तो आपकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है। तो दूसरी बात आपने की है जी कि उसको हम कैसे असेस करेंगे। देखिए, उसके ऊपर ना उसके साइन आना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जी ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है तो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। पिगमेंटेशन जिसको हम छाया बोलते हैं आम ज़बान में, वो होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये कि रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनती हैं आम ज़बान में अगर मैं बताऊँ तो वो भी सन एक्सपोजर की वजह से बनती हैं, और स्किन रफ होना शुरू हो जाती है। ये सारे फैक्टर हैं जिसको देख के हम असेस करते हैं या फिर हम देखते हैं कि जी इन वजह से जो सन डैमेज हो रहा है स्किन के ऊपर, उसके असर। इसमें डॉक्टर मेरा इसके बाद एक अगला सवाल जो बिल्कुल मुतल्लिक़ है आपके पिछले सवाल से, वो ये है कि किस तरह आप फ़र्क महसूस करते हैं या किस तरह एक जो पेशेंट है उसको पता चलता है कि क्या ये जो मेरे जिल्द पे जो दाने हैं ये गर्मी की वजह से हैं या इसकी कोई और वजह हो सकती है? हार्मोनल इशू की वजह से हो सकते हैं, या ये स्वेट की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से हैं। तो क्या क्राइटेरिया होते हैं? क्या प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं? इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि स्किन के ऊपर जो दाने या पिंपल्स बनते हैं ना, वो सन एक्सपोजर की वजह से नहीं बनते, ठीक है। और उसका जो मौसम के लिहाज से उसके रीज़न ज़रूर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसके मौसमी असरात क्या होते हैं पिंपल्स बनने के। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेनी सीजन होता है तो स्किन के ऊपर हल्की सी चिपचिपाहट हो जाती है, स्किन की ऑयली हो जाती है और उसके ऊपर जो पिंपल्स ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी में सीबम प्रोड्यूस होता है। सीबम, जिसको हम आम ज़बान में हम सीबम ही बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। वो सीबम क्या होता है जी, हमारे एक स्किन के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब ड्राई सीजन होता है तो वो सीबम प्रोड्यूस होता है और वो ड्राई हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो हमारी सराउंडिंग में या हमारी एयर में ह्यूमिडिटी का लेवल या कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। उस वजह से क्या होता है कि वो वहाँ से ड्राई नहीं होता और वहीं पर अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। जो पिंपल्स बनते हैं वो क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं, पोर्स में अगर ये सीबम अकोमोडेट हो जाए और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हमारे पिंपल्स बन जाते हैं। तो वो उसकी रीज़न ये होती है कि गर्मियों में या रेनी सीजन में पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस के सर्दियाँ हों या सपोज कि आपका नॉर्मल सीजन हो, तो वहाँ पे पिंपल्स की जो प्रोडक्शन है या पिंपल्स बनना कम हो जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है जो कि फ्रैकल्स से रिलेटेड है। जैसे धूप वगैरह अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हो तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन होती है। तो मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे लेडीज़ एंड यंग गर्ल्स एंड इवन जो आंटीज़ वगैरह भी हैं, वो ये जो इंस्टेंट क्रीम्स होती हैं, ब्यूटी क्रीम्स, उनको यूज़ करती हैं और उनको लगता है कि इंस्टेंटली उनकी फ्रैकल्स जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। बट उनको ये पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये आपकी स्किन को थिन करता है, उसके अलावा और बहुत से इफेक्ट, कैंसर भी कॉज करता है। तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इज़ इट गुड यूजिंग दैट क्रीम या नहीं, आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, या उसके साइड बाय साइड अगर आप वो क्रीम भी यूज़ करें तो उसके साइड बाय साइड भी आपको कुछ और यूज़ करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो क्रीम्स की आपने बात किया वो 3-4 क्रीमें मिक्स करके लगाते हैं तो उनको हम फार्मूला क्रीम्स कहते हैं, ठीक है। हमारी पेरिफ्री में और स्पेशल जो हमारे पेरिफेरल एरियाज हैं, स्पर्ब्स एरिया हैं, वहाँ पे ये चीज़ बड़ी इम्प्लीमेंटेड है। और स्पेशली आपने जो बात की पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन ना भी हो, हमारी बच्चियों की या यंग लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं तो उससे पहले वो वाली क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। अचानक से रंग गोरा हो जाए, जो इंस्टेंट वाइटनिंग की आपने बात की है, उसमें होता यूं है कि उन क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होते हैं। तो स्टीरॉइड्स आपकी स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। उससे बचने के लिए तरीका ये होता है कि आप वो क्रीम इस्तेमाल ना करें।
जब वो स्टीरॉइड स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो फौरन से हफ्ते या 10 दिन के अंदर रंग तो गोरा हो जाता है, लेकिन स्किन की हेल्थ बड़ी बैडली डैमेज होती है। अब उस हेल्थ को रिकवर करने के लिए हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जब लोग आते हैं, हमें बड़ा चैलेंज के तौर पे उसको लेना होता है और बड़ा मुश्किल होता है वो। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड यही करूंगा अपनी ऑडियंस को कि प्लीज़ आप इस तरह की कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि जी कि आप रात को सोएं और आप सुबह गोरे हो गए हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि जो आपकी स्किन को, कंप्लेक्शन को बेहतर कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा अपने ऑडियंस को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपकी स्किन जो भी है, जिस भी कलर टोन में, वो सबसे बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किन की हेल्थ का ख्याल रखें कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। एक बात और जो आपने बात की है कि जी कि उसके पैरेलल हम कुछ चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर लें कि जिससे जो स्किन, वो जो हमारी क्रीम्स हैं वो भी इफेक्टिव रहें और साथ से उसका डैमेज से ही बच सकें। ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर हम वो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ये कि हम पैरेलल कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें तो वो उस डैमेज से बच जाएगी। ऐसी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें जिससे छाया कम हो या आप फ़ौरन से गोरे हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, इस पे मेरा ये सवाल बनता है कि जो स्किन के इस्तेमाल करने के लिए जो क्रीमें मुख्तलिफ मार्केट में दस्तियाब हैं, तो उसको ख़रीदने के लिए या उसका जो ऑप्शन है कि मैंने कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसके लिए जहन में क्या चीज़ होनी चाहिए कि ये क्रीम मेरी जिल्द के लिए ठीक है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। लाजमी नहीं कि आप मेरे पास हैं, जहाँ पे आप हैं उन एरियाज़ में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे कंसल्ट करें। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर कोई डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट कोई क्रीम लिख रहा है, आपको लिख के दे रहा है, तो उसमें एटलीस्ट स्टीरॉइड्स नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उसका एक इफेक्ट जरूर होगा कि वो फौरन से आपको गोरा भी नहीं करेंगे, ठीक है, कि मतलब वो कंप्लेक्शन को बेहतर करेंगे, पिगमेंटेशन को कम करेंगे, छाया को कम करेंगे, लेकिन वो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि विटामिन सी होता है, हाइलोरेनिक एसिड होता है और काफ़ी सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर उन क्रीम्स में हो तो पिगमेंटेशन को कम करते हैं। डॉक्टर साहब, हम जो ख़वातीन हैं बिलखसूस जो अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ क्रीमों को इस्तेमाल करती हैं, तो क्या क्रीमों के इस्तेमाल के साथ साथ मेडिसिन भी वो ले सकती हैं? उसका अल्टरनेट भी है, क्रीमों का अल्टरनेट मेडिसिन भी हो सकती हैं, या और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रीमों का अल्टरनेट हैं, या सिर्फ क्रीम ही वाहिद हल है उनकी जिल्द को बेहतर करने के लिए? देखें, इसमें जो जिल्द को बेहतर करना और पिगमेंटेशन का इलाज करना थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ये कि अगर आपने सिर्फ पिगमेंटेशन का इलाज करना है तो जो दवाइयों की बात की आपने, दवाइयाँ ऐसा इस तरह से नहीं है। एंटी रनर्स जो डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई ऐसी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल आयरन की डेफिशिएंसी, अक्सर ये भी होता है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसका टेस्ट करा के उसको तो पूरा किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी जिस तरह से हम कहें जी कि आप जो है ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी स्किन का कंप्लेक्शन बेहतर हो जाएगा। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाइट है। अगर आप खुराक का इस्तेमाल बेहतर करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे और साथ ये कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, इन चीज़ों को अपनी रूटीन की खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो उससे आपकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सर, यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन डाइट से ही रिलेटेड पूछने वाली थी कि जिस तरह प्रेगनेंसी में अक्सर वुमेन को हाइपरपिगमेंटेशन होती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, डिफरेंट फैक्टर्स होगी, तो उसको प्रेगनेंसी के बाद लोग टैकल करना उनको नहीं आ रहा होता। वो सोचते हैं कि बस एक दफ़ा आपको फ्रेकल्स हो गई या हाइपरपिगमेंटेशन हो गई है तो वो अब दोबारा से रिवर्सिबल नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ऑडियंस को गाइड करें कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। एक तो डाइट तो ऑब्वियसली आपकी 80% रोल प्ले करती है, बट उसके बाद डाइट के अलावा आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपकी स्किन पहली लाइक प्री प्रेगनेंसी की तरह हो जाए या समहाउ नियर हो जाए, अगर एज टू एज सेम नहीं होती तो? ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मिलाजमा, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट है, बिल्कुल हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके लिए हम लेज़र कर सकते हैं, लेज़र। उसके लिए हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर है तो उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो बात आपने की है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रा सब्र आजमा इलाज होता है कि आपको पेशेंस के साथ चलना होता है, कि टाइम टेकिंग होता है। उसमें ये नहीं कर सकते कि आज हमने इलाज शुरू किया तो कल ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है कि लोगों में पेशेंस नहीं होता। वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी जो है ना ठीक हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली उनको समझने की ज़रूरत है कि एक जो हाइपरपिगमेंटेशन आपको 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में कॉज हुई है तो एटलीस्ट उसको 3-4 मंथ्स तो लगेंगे उसको थोड़ा बहुत वापस अपनी फ्री शेप में आने के लिए। जी बिल्कुल, पेशेंस का बहुत यहाँ पे
मसला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें जहाँ तक बात की ना आपने, उसमें ये कि हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास कोई इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग भी साथ साथ करें, उनको समझाएं कि जी कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ये हमने आपको फॉर एग्जांपल लेजर कर दिया, हमारे पास लेजर की भी ऑप्शन होती है पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, स्किन ग्लो को बेहतर करने के लिए। अगर हम हमने कोई लेजर कर दिया हो तो उनको हम बताते हैं कि इसके इतने सेशंस होंगे और अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो क्रीम्स को आप इतना अर्सा इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपकी पिगमेंटेशन बेहतर भी होगी और इम्प्रूव भी होगी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है उनको। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की काउंसलिंग भी प्रॉपर की जाए और उनको बताया जाए। अदरवाइज फिर वही आपने बात की है कि जी कि वो देखेंगे कि जी महीने बाद अगर रिजल्ट मुझे नहीं मिला हुआ तो वो ट्रीटमेंट से भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर बात यह है कि उनका ट्रस्ट डेफिशिएंसी भी आती है डॉक्टर के ऊपर कि जी डॉक्टर ने हमारा प्रॉपर इलाज नहीं किया और फिर वो इस चीज़ को सफ़र भी करते हैं। और इसके साथ ये भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं था, उसको ट्रीटमेंट सही नहीं आता था, जबकि उन्होंने खुद उसमें अपनी एफर्ट्स प्रॉपर्ली नहीं डाली होती या जो भी उसके बिट्स एंड बॉब्स थे उनको फॉलो नहीं किया होता। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई प्रोसीजर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रॉपर जो स्किन एस्थेटिक्स हैं उन्हीं से लें, क्योंकि आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ना पाकिस्तान में कि सैलून्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लोगों ने घर में माइक्रो नीडलिंग, PRP, लेज़र वगैरह घर में भी हो रहे हैं। तो वो जब कोई अगर एक्सपर्ट नहीं है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोगों को ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है। सो ऑलवेज़ गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर दहा मौजूद हैं आपकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। एंड जब आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए। डॉक्टर साहब आपने काउंसलिंग की बात की है, तो ऐसे भी आपके मालूमात में आया है या ऐसे भी आपके पास लोग आते हैं कि जो बज़ाहिर नॉर्मल हो, सिर्फ नफ्सियाती मसाइल की वजह से आपके पास आते हैं और उनको ये खदशा हो कि हमारी स्किन ठीक नहीं है या जो हमारी स्किन है हमने इसको मज़ीद बेहतर बनाना है, इसके बावजूद कि आपको पता हो कि उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मरीज़ों के लिए आपकी क्या काउंसलिंग होती है, क्या आप मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? देखिए हमारे पास 90-95% जो पेशेंट्स आते हैं ना तो उनको वो होते हैं ख़वातीन, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि मैं ऑन एयर ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जी ख़वातीन को नफ्साती मसाइल होते हैं। अगर मैं ये बात कह दूंगा तो फिर उनके साथ उनके मर्दों को भी हो जाएंगे, तो इसलिए फसाना भी कम हो जाएगा। हाँ, फिर ये कि फॉर दैट सेफ्टी मैं आपको ये बताऊँगा कि देखें उसमें कुछ मसाइल वाकई जेन्युइन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना उनको पूरा ब्रीफ कर दिया जाए। मैं तो चूंकि एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करता हूँ और एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस में ये होता है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं हम उनको पेशेंट भी नहीं बोलते क्योंकि वो तो ऐसे बीमार नहीं होते। उनकी फिर साथ ये कि वो पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी वेल अवेयर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो ऑलरेडी रिसर्च करके आ रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और जी वो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब हम ये ट्रीटमेंट क्यों ना करा लें, हम ये कराने के लिए हैं, वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो उसमें फिर हम उनको पूरा प्रोसीजर ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि जी कि इस ट्रीटमेंट के ये बेनिफिट्स हैं, ये इसका प्रोसीजर होगा, इसका इतना टाइम लगेगा और उसके बाद इसके ये रिजल्ट्स आएंगे। तो उसमें पेशेंट या हमारे क्लाइंट्स फील कंफर्टेबल, उनको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सर प्रोसीजर के साथ साथ आई थिंक प्री केयर एंड पोस्ट केयर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि अगर आपने ट्रीटमेंट ले ली और आपने केयर नहीं की तो फिर तो यकीनन ऐसे ही होगा ना कि दोबारा डैमेज हो जाएगा। हमने पिगमेंटेशन को एक ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया, उसके बाद क्या अचानक एक्सपोर्ट दोबारा होगा, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा तो दोबारा पिगमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा सर, ये भी यहाँ पर बहुत कॉमन है कि सनस्क्रीन को लोग मॉर्निंग में अगर तो लोग लगा लेते हैं, मॉर्निंग में एक एप्लीकेशन हो गई है, उसके बाद दे आर डन एंड डस्टेड। उनको ये होता है कि आज के लिए तो पूरा सन ने हमें कवर कर दिया पूरे दिन के लिए, लेकिन दे नीड टू नो कि एवरी 2 आवर्स के बाद आपको एप्लीकेशन करनी होती है। और वेस्ट में लोग इस चीज़ को लेके बहुत सर्टन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस लिहाज से भी वो एक दफ़ा की एप्लीकेशन पे पूरा दिन गुजार देते हैं। ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लॉन्गिस्टी जो है वो इतना कितने टाइम के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो इसका मैं आपको जवाब ये दूंगा कि जो डिपेंड करता है कि आपने जो सन ब्लॉक इस्तेमाल किया उसके बाद आपका सन एक्सपोजर कितना है। इफ़ यू स्टे एट होम देन वंस एप्लीकेशन इज ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप घर में हैं इवन देन आपको सन ब्लॉक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो हमारी बल्ब लाइट होती है या हमारी जो इंडोर हाउस लाइट्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। और स्पेशली इस तरह के स्टूडियो जहाँ पे हैवी लाइट्स लगी होती हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। लेकिन अगेन सन ब्लॉक की एक सर्टन कैपेसिटी होती है जहाँ तक वो आपकी जो सन रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, उनके डैमेज से स्किन को बचा सकता है। अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा है, सपोज कि आपने लगा लिया और 2 से 3 घंटे आप धूप में रहें,
फिर यकीनन आपको सेकंड कोट लगाने की ज़रूरत है, दोबारा उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी देर में सन ब्लॉक अपनी सन रेज को ब्लॉक करने की जो एफिकेसी है या उसकी जो कैपेसिटी उसको लूज कर चुका होता है। राइट। डॉक्टर साहब, क्या हमारे पास ऐसे कोई फैक्ट्स फिगर हैं स्किन के हवाले से पाकिस्तान में कि कितने फीसद लोग जो हैं गर्मी में उनकी स्किन मुतासर होती है, मर्द ख़वातीन या बच्चों के हवाले से किस तरह का कोई डेटा हमारे पास हो? फिर उसके बाद ये कि अगर कितने फ़ीसद लोग मुतासर होते हैं तो उनमें से कितने फ़ीसद लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और कितने फ़ीसद लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बताना है कि जो स्किन है ये चूँकि प्रायोरिटी नहीं है, स्किन तो कॉस्मेटिक में आता है और एस्थेटिक में आता है, तो इसलिए लोगों की इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि उनको कोई स्किन डिजीज़ ना हो जाए। जो हम बात कर रहे हैं सन डैमेज की, पिगमेंटेशन की, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या होता है जी कि वो लोग इसके ऊपर ना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना वो बॉदर करते हैं ज़्यादा कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़े। होता क्या है जी कि दो कि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, कि अगर एक इंसान है और उसकी आपने फेस के ऊपर देखा और उसकी फेस के ऊपर स्कार्स बने हुए हैं, पिगमेंटेशन हुई हुई है, कंप्लेक्शन बेहतर नहीं है, तो यकीनन उसकी पर्सनैलिटी का वो इंप्रेशन नहीं आता जो कि अगर किसी की अच्छी स्किन होगी और किसी का अच्छा वो होगा, फेस होगा, तो उसका इंप्रेशन आता है। बट नेक्स्ट अगेन कि लोग इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो इसलिए ऐसा हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि जी के पर एनम कितने लोग डैमेज होते हैं, उसका कितना हमने उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, कितने डॉक्टर्स हैं जिनके पास लोग जा रहे होते हैं। दो कि वी आर सफिशिएंट नंबर ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट हियर इन पाकिस्तान, हमारे पास ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील लेवल पर डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं और उनके पास लोग जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट अगेन वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती जब तक वो स्किन के ऊपर उनकी कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जाए या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि जिसका वो ट्रीटमेंट ज़रूरी समझते हो, तो इसलिए हमारे पास इस तरह कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। राइट। तो डॉक्टर, स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? दुनिया में जो जिद्दत पसंदी आती जा रही है ट्रीटमेंट के हवाले से, तो हम कहाँ पे ठहरे? हमारे डॉक्टर्स किस लेवल पे हैं? देखिए, डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी पे तो कोई दूसरा सवाल नहीं है। Right. उसकी रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत काबिल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हर तरह की बीमारियों को हम देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा कॉम्पिटेंसी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। बाकी जहाँ तक बात है, आपने ये बताया कि जी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, तो उसमें हमारा अगर तो एस्थेटिक्स में देखें तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लोगों की इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, उनके नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम वो कहें जी कि हमने एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाना है, पैसा लगाना है, या इसके ऊपर हमने फोकस करना है। लेकिन सर अभी टाइम चेंज हो रहा है, अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो जा रहे हैं एस्थेटिक की तरफ भी। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में होपफुली कि इससे भी ज़्यादा बेहतरी होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट द पॉइंट इज दिस कि ये चीज़ें जो है ना, ये अभी तक बड़े शहरों की हद तक कन्फाइंड है कि ये ज़्यादा पेरिफेरी में स्प्रेड नहीं हुई हुई है। पेरिफेरी में वही है कि स्किन का प्रॉब्लम अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए लोग कंसल्ट करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट को, अदरवाइज एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स के लिए बहुत कम। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब, जिस तरह आप क्या बता रहे हैं कि नॉर्मली आपको गर्मी दाने होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी ये चीज़ें जा सकती हैं अगर आप बर वक्त इलाज ना करें इसका या एहतियात ना करें तो? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप गर्मी दाने और चीज़ है, पिंपल्स और चीज़ है। हम पिंपल्स की बात करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम जो है ना, पिंपल्स है। गर्मियों की वजह से कोई भी इस तरह की डिजीज हो तो बाद में उस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकती है, ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम पिंपल्स की बात करते हैं और पिंपल्स को या एक्नी को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता तो वो एक्नी स्कार्स बना देते हैं। एक्नी स्कार्स होते हैं जो फेस के ऊपर खड्डे खड्डे से बने हुए होते हैं, तो वो खड्डे जो है आपकी स्किन को बड़ा बुरा इंप्रेशन देते हैं, तो उसको फिर ट्रीट करने के लिए फर्दर हमें लेजर या कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप टाइमली ट्रीटमेंट ना करें। ट्रीटमेंट कराएं तो बहुत सादा सा इसका इलाज है जो कि बहुत ही सिंपल है और उससे आपका इलाज भी होता है और आप उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब कहा जाता है कि चूंकि ये जो है बहुत कॉस्टली होता है इस तरफ आना, तो आमतौर पर लोग इस तरफ नहीं आते, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ जाने से ही कतराते हैं, अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप मेरे इस सवाल का क्या जवाब देंगे? ये बिल्कुल जी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। हम डर्मेटोलॉजी वाले लोग बहुत महंगे होते हैं, तो कोशिश करें हमारे पास ना आए। मैं तो हमेशा ऑनर भी ये बात कहता हूँ। उसका हल है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसका हल ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम होता है ना उसको टाइमली ट्रीट कर लें। अगर आप अभी आपने खुद बात की है कि जो पिंपल्स निकलते हैं या दाने निकलते हैं फेस के ऊपर, एक्नी होती है, एक्नी का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और बहुत सस्ता है। सर एक तो एक्नी का ट्रीटमेंट है, उसके बाद फिर उसके जो स्कार्स रह जाते हैं उसका ट्रीटमेंट है, और उसके बाद उसके पिट्स भी बन जाते हैं। क्योंकि लोगों को ये भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत है कि व्हेन यू गेट एनी एक्नी और पिंपल यू डोंट नीड टू टच इट, उसको बार बार टच करके ख़राब ना करें कि वो खड्डे की पिट की कंडीशन तक चला जाए। तो ये भी एक चीज़ होती है।
तो हर चीज़ की ओबियसली कॉस्ट उसको ट्रीट करने का भी डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने जिस तरह बताया ना, अगर एक्ने का टाइमली ट्रीट कर लिया तो ये स्कार्स जो आप बात करें नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं जी। है। तो इसलिए अवॉइड करें कि पहले तो जो आपने खुद बता दिया कि जी कि उसको छेड़े नहीं, छेड़ने से उसके पे वो स्कार्स बनते हैं। तो कोशिश करें कि उसको ना छेड़ें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। लेकिन उसका जो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर है वो एक्सपेंसिव है, उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है। कॉस्मेटिक की तरफ आप हमेशा तब जाते हैं जब आपने पहली स्टेज पे उसको इग्नोर किया हुआ होता है। तो अगर आप टाइमली उसको ट्रीट कर लेंगे तो बहुत सिंपल है, आप उस कॉम्प्लिकेशन से ही बच जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जो ड्राइनेस की वजह से जो चेहरे पे दाने हो जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं, तो क्या वो भी गर्मी की वजह से होती है या वो और वजूहत होती है? नहीं, ड्राइनेस तो मोस्टली विंटर सीजन में होता है। गर्मियों में तो चूंकि हमें पसीना भी ज़्यादा आ रहा होता है और ये कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ड्राइनेस नहीं होती। अलबत्ता ये कि सर्दियों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि ड्राइनेस होती है। तो इशू सेम होते हैं सर्दियों गर्मियों के या इनके? नहीं, डिफरेंट होते हैं उसमें रीज़न ये होती है कि सर्दियों में हमें ड्राइनेस का ख्याल रखना होता है, गर्मियों में हमने सन का ख्याल रखना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं ख्याल। चलें सर, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने हमें दिया है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव भी रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आई थिंक हमें शो को वाइंड अप करना चाहिए। तो गाइस, खुश रहें, ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट, एंड अंदर से खुश हो, बाहर से खुश हो, अपनी स्किन की लुक आफ्टर करें, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह हम आपसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।